नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। तीन मई को गांव थाना वकरा साहिब में सीएम का जन संवाद कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर राज्य मंत्री संदीप सिंह ने लिया जायजा। हरियाणा के कलेसर में बनेगा टाइगर पार्क बनाने के लिए सरकार ने तैयारियां की शुरू। पंजाब सरकार की फ्री स्कीम पर भड़के हरियाणा बिजली मंत्री, बोले पंजाब में बिजली संकट इसलिए बदला सरकारी ऑफिसों का टाइम। बिजली मंत्री बोले हम दे रहे हैं बेहतर सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। पिहोवा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार 3 मई को गांव थाना वकरा साहिब में जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दोनों गांवों का दौरा करके सभा स्थल का जायजा लिया। उन्होंने सभा स्थल का निरीक्षण करने के बाद बताया कि 3 मई को मुख्यमंत्री इन गाँवों में जनसंवाद कार्यक्रमों में पहुंचेंगे। इस दौरान वे लोगों से सीधा संवाद करेंगे कि प्रदेश को किस तरह से और अधिक बेहतरी की ओर ले जाया जा सकता है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि जो लोग अपनी समस्या रखना चाहते हैं वे सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के हर नागरिक को अपनी बात रखने का मंच दिया है। देखिए, जनसंवाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का आज झांसा में हुआ है और थाना में 3 तारीख को है और करा साहब में 3 तारीख को है। और इसमें जो झांसा का हो बहुत बढ़िया हुआ, उसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया है और अपनी जो लोकल समस्याएं हैं गाँव को लेकर, एरिया को लेकर और भी जो चीज़ें थी वो सामने रखी हैं और काफ़ी समस्याओं का इमीडिएटली उसका समाधान किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और कुछ जो समस्याएं ऐसी हैं जिसके ऊपर अधिकारियों का या विभाग का है पार्टिसिपेशन करके उनका काम को, समस्या को दूर करने का, उनसे हार्ड कॉपी भी ले ली है और उनसे अच्छी तरीके से बात करके ऑफिसर्स को निर्देश भी दे दिए हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा ये प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हर हलके में 3-4 गाँव में जाकर और लोगों की अपनी पर्सनल समस्या और उस एरिया के आसपास के जो सरपंच हैं या मुखिया हैं या कुछ मौजूद लोग हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया है। उन्होंने भी अपने एरिया की समस्याएं बताई हैं। कुछ समस्याएं जो हैं वो सार्वजनिक हैं, बहुत गांव की जैसे चीज़ें होती हैं जो एक गांव की नहीं कई गांव की एक जैसी होती हैं, तो ऐसी समस्याएं भी सामने रखी हैं। तो मेरा सबसे अपील है कि अपना माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो एरिया के इस एरिया के जो मौजूद लोग हैं अगर उनके अच्छे काम हैं वो भी आकर बताएं, जो कामों का निवारण करना है वो भी बताएं, जिससे कि इस एरिया का हम सब मिलकर आगे बढ़ें। हरियाणा में टाइगर पार्क बनेगा, इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यमुनानगर स्थित कलेसर पार्क में हाल ही में 110 साल बाद टाइगर देखा गया है, इसलिए वहां टाइगर पार्क बनाने के लिए सरकार विचार कर रही है। सरकार ने बायोडायवर्सिटी बोर्ड की कमेटी को इस पर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इसके लिए सरकार की ओर से 1 महीने का टाइम दिया गया है। बोर्ड की जून में होने वाली अगली बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा ने कम हो रही जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न क्षेत्रों में वन्य एवं घरेलू जानवरों को बचाने के लिए राज्य स्तर पर 2030 तक की कार्य योजना तैयार की है। इस कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से सूबे में लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि 2030 तक इस कार्य योजना को पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जा सकेगा। जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन की पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत प्रदेश स्तर पर 29 वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद इन नियुक्तियों की सूची जारी की है। टोहाना से पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ नेता सरदार निशान सिंह को फिर से जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। इनके अलावा 15 विभिन्न प्रकोष्ठों में प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों के तौर पर 28 नेताओं की नियुक्तियां की गई हैं। इस दौरान जननायक पार्टी का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर निशान सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर ताऊ देवीलाल जी की नीतियों को जन जन तक लेकर जाएंगे। हरियाणा के भिवानी जिले में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला उस समय भावुक हो गए जब उनसे जेल संबंधी प्रश्न किया गया। भिवानी पहुंचे ओपी चौटाला का जेल जाने का दर्द एक बार फिर छलका। चौटाला ने अपने परिवर्तन यात्रा को लेकर पार्टी के जिला कार्यकर्ताओं से बैठक की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात की।
इस दौरान चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मैं तो जेल जाकर भी जिंदा हूं, हुड्डा जेल गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। इनेलो चमत्कार करके भाजपा की तानाशाही सत्ता का पतन करेगी और इसके लिए उन्होंने परिवर्तन यात्रा शुरू की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार इनेलो की सरकार बनेगी। उन्होंने इस बार इनेलो की सरकार बनने का दावा किया। वहीं अपनी जेल यात्रा के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधे सीधे जिम्मेदार बताते हुए उन पर कटाक्ष किया। चौटाला ने साफ कहा कि हुड्डा ने गलत कानून बनाकर उन्हें जेल भेजा और प्रचार किया कि वे जेल में ही मर जाएंगे। चौटाला ने कहा कि देखो, मैं जेल जाकर भी जिंदा हूं, परमात्मा न करे हुड्डा को जेल हो तो वह जिंदा नहीं बचेगा। वहीं चौटाला ने आरोप लगाया कि हुड्डा पर कई केस दर्ज हैं और उन्हें डर है कि अदालत उन्हें जेल भेजेगी और इस डर से हुड्डा सत्ता से जुड़ गए हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली स्कीम पर भड़क उठे हैं। पंजाब के सरकारी दफ्तरों में समय बदले जाने के लिए भी उन्होंने स्कीम को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि फ्री बिजली स्कीम के कारण ये हालात हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा मुफ्त की बिजली सप्लाई नहीं करता, इसलिए हमारे राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है, बल्कि हम राज्य में बेहतर बिजली की सुविधा दे रहे हैं और भविष्य में सप्लाई इससे भी और बेहतर होगी। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने पंजाब सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में बिजली का कोई संकट नहीं है। सरकार ने पिछले कई सालों से बिजली की दरें नहीं बढ़ाई हैं, फिर भी लोगों को बेहतर बिजली सुविधा दी जा रही है। वहीं पंजाब सरकार मुफ्त बिजली दे रही है, इसलिए वहां बिजली का संकट खड़ा हो गया है और सरकार को दफ्तरों का समय बदलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की स्कीम से आने वाले दिनों में प्रदेश को और ज्यादा परेशानी होने वाली है। हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार कृषि विभाग में कार्रवाई करते हुए 6 किसानों को समय से पहले धान की नर्सरी लगाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर अश्विनी कंबोज ने बताया कि घटते वाटर लेवल को देखते हुए सरकार द्वारा समय से पहले धान लगाने पर बैन लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान 15 मई से पहले धान की नर्सरी नहीं लगा सकता और 15 जून से पहले धान की रोपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि इस मौसम में धान को पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है और लगातार पानी के दोहन से वाटर लेवल नीचे खिसक रहा है। लेकिन कुछ किसानों ने नियमों की परवाह न करते हुए समय से पहले धान की नर्सरी लगाई थी, जिन पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने उनको नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा DSR मशीन से सीधी धान की रोपाई करने पर 4000 अनुदान के तौर पर दिए जा रहे हैं और मशीन पर 50% अनुदान भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। धान की बिजाई को लेकर के किसान जो है तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर फिलहाल? अभी धान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन है उसमें मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि पानी की बचत को देखते हुए 15 मई से पहले कोई भी किसान भाई धान की नर्सरी ना लगाए और 15 जून से पहले धान की ट्रांसप्लांटिंग ना करे, धान की रोपाई ना करे। क्योंकि पिछली बार भी किसान भाइयों ने कुछ अगेती अगर कई बार लगा देता है धान की रोपाई की है, उसमें उन वैरायटी में उन जगह पर धान की जो ये ड्वार्फिंग डिजीज जो है बोनापन की शिकायत आई थी, जो कि एक वायरस की वजह से हुई है। जिस भी किसान भाई ने धान की अगेती रोपाई की थी उन जगह पर उसका प्रकोप जो है ज़्यादा दिखाई दिया है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी भाई धान की रोपाई जल्दी ना करे। मैं किसान भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी किसान भाई धान की नर्सरी 15 मई से पहले ना लगाए, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया था जो पिछली बार वायरस का जो अटैक हुआ था वो जल्दी ट्रांसप्लांट करने वाले जो किसान थे उनके खेतों में अधिक पाया गया था। तो ऐसा ना करें। ऐसा करने पर जो कानून का प्रावधान है उसके तहत हम 6 किसानों को नोटिस दिए गए हैं और उन पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में कोरोना संक्रमण से एक और मौत हो गई। पलवल जिले में इलाज के दौरान एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में 24 घंटे में 4852 सैंपलों की जांच में 300 नए केस मिले हैं। हालांकि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हर 100 सैंपल की जांच में 9 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से
राज्यों को सेकंड वार्निंग देकर सावधानी बरतने के लिए आगाह किया गया। राज्य में कोरोना के नए केस मिलने के मामले में गुरुग्राम सबसे टॉप पर बना हुआ है। 24 घंटे में यहां 101 नए संक्रमित मिले हैं। दूसरे नंबर पर जींद जिला बना हुआ है। यहां 38 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं यमुनानगर में 25, रोहतक में 22, फरीदाबाद में 18 और हिसार में 15 मरीज सामने आए हैं। सुबह में 24 घंटे के दौरान 3,328 एक्टिव केस रिकॉर्ड हुए हैं। ये 24 घंटे में 20% की गिरावट है। हालांकि सबसे ज्यादा एक्टिव केस गुरुग्राम जिले में है। यहाँ 1,375 केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि सबसे ज्यादा 314 मरीज भी गुरुग्राम में ही ठीक हुए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी पर गौर करें तो आज हरियाणा में आफत की बारिश का दिन है। पूरे प्रदेश में आज बारिश, ओलावृष्टि के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 2 दिन से हो रही बारिश के चलते तापमान में जबरदस्त गिरावट हुई है और हवा के ठंडे झोंके सर्द मौसम का एहसास करा रहे हैं। पूरे हरियाणा में आसमान बादलों से ढका हुआ है और कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है। जानकारी ये भी दी गई है कि 5 मई को भी उत्तर हरियाणा के कुछ जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में गरज चमक बरकरार रहेगी। पहले यह अलर्ट 4 मई तक के लिए था और अब एक और दिन प्रदेश में मौसम खराब रहने वाला है। इसके साथ प्रदेश के कई जिलों में ही ओलावृष्टि की प्रबल संभावना भी जताई गई है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों या उनके परिजनों को घंटों लाइनों में लगकर परेशान ना होना पड़े, इसके लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में मरीजों को बड़ी राहत देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है, जिसके तहत मरीज को अस्पताल में टेस्ट करवाने के बाद ना तो यह जानने के लिए चक्कर काटने पड़ेंगे कि उसकी रिपोर्ट कब मिलेगी और ना ही रिपोर्ट लेने के लिए उसे अस्पताल आना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य हरियाणा ऐप के जरिए अब मरीज घर बैठे ही टेस्ट रिपोर्ट हासिल कर पाएंगे। विभाग के इस कदम की अस्पताल आने वाले लोगों ने भी सराहना की है। देखिए, पूरा का पूरा हॉस्पिटल, इसके अंदर जितने भी अलग अलग सर्विसेज हैं उन सब के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाया हुआ है सरकार द्वारा, जिसको हम ई उपचार के नाम से जानते हैं। इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन, फार्मेसी, प्रोक्योरमेंट, इन सब के अलग अलग मॉड्यूल्स रहते हैं। इसी में अब जो लेटेस्ट एडिशन है वो है रिपोर्टिंग का। जब पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर तो हॉस्पिटल की टेंडेंसी होती है कि फुटफॉल कम करें, मरीजों को कम से कम आने की ज़रूरत पड़े। तो उसी में एक स्टेप ये है कि प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐप उपलब्ध है स्वस्थ हरियाणा। उसमें मरीज़ अपने मोबाइल के ऊपर जो है ऐप को डाउनलोड कर सकता है और इसके साथ ही एक लिंक भी रहता है ई उपचार का, जो कि लैब के बाहर डिस्प्ले है। जब मरीज़ अपने सैंपल देता है तो वहाँ पे उसको बताया भी जाता है और वहाँ पे डिस्प्ले भी है। उसके बाद जैसे ही उस मरीज़ की रिपोर्ट रेडी हो जाती है तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपकी रिपोर्ट रेडी है और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके या ऐप के ऊपर अपने मोबाइल नंबर के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत वो मोबाइल पर अपनी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको कि वो कहीं पर भी दिखा सकते हैं। अस्पताल में आए, उनको रिपोर्ट लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा स्पेशल, वो उनके मोबाइल पर आ जाएगी। घोरना शहर के हर्बल पार्क की देखरेख का कार्य नगर पालिका के हाथों में चला गया है। पार्क की दशा और दिशा बदलने के लिए नगर पालिका ने अपनी रूपरेखा भी तैयार कर दी है। सफाई व्यवस्था से लेकर सिक्योरिटी तक नगर पालिका ही देखेगी। पार्क के मौजूदा हालातों का निरीक्षण करने के लिए नगर पालिका अधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और संबंधित ठेकेदार को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आज पार्क का निरीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि पार्क नगर पालिका को हैंड ओवर हो रहा है। जी नहीं, हैंड ओवर हो गया है। इसका जो भी था टेंडर खोल दिया गया है जी, और मेंटेनेंस का काम आज शुरू कर रहे हैं जी। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा व्यवसाय दुरुस्त करने में जी, और जी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी व्यवसाय को दुरुस्त करेंगे। जी जी। तो स्टाफ की क्या कुछ व्यवस्था रहेगी यहाँ देखिए, पर? स्टाफ जो है अब स्वीपर्स रहेगा, साफ सफाई रहेगा और चौकीदार भी रहेगी और जो घास कटिंग वगैरह है, जी, पेड़ पौधों की देखभाल है, वो भी रहेगा। जी जी। ये मुख्य काम ये रहेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह की चोरी की घटनाएं होती है, फाउंटेन भी खराब हो चुका था, उसको मद्देनजर क्या करे? देखिए, अभी फिलहाल हमारा फोकस जो पार्क की मेंटेनेंस, घास कटिंग पे और जो साफ सफाई नहीं हो पा रही उस पे है। जी। जो फाउंटेन के लिए अलग से कोई टेंडर करा जाएगा, जिसकी एएमसी वगैरह दी जाएगी, जिसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी फिलहाल फोकस है कि ये जो पार्क की व्यवस्थाएं हैं इनको दुरुस्त किया जा सके। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।